हम लोग प्रार्थना शुरू करने जा रहे हैं। स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम वह शक्ति हमें पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें तो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दोनों विकलों के सेवक बन संताप हरे। जो है बिछुड़े हुए भटके उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छलकेश दंभ खंड झूठ दूर रहे। जीवन हो कुछ प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें मार्ग पर डट जावे। प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें तो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार निज जीवन सफल बना जावे। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे सामने सुषमा ओझा मैडम उपस्थित हैं, जो आज की फैकल्टी भी हैं, हमारी गुरु भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ज्योति सिसोदिया जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राज जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं विचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहाँ के 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। जो मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर, जो वर्तमान में एस्पस के अध्यक्ष भी हैं, और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सर्राफ सर। इनके अतिरिक्त हमने अन्य गुरुओं से भी ज्ञान ग्रहण किया है, उनके प्रति भी हम कृतज्ञ हैं और श्रद्धावान हैं। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा प्रयास है, और हमें विश्वास है कि यह प्रयास आपके माध्यम से फलीभूत हो सकेगा और इस विधा का लाभ केवल आपको नहीं, आपके परिवार को ही नहीं, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की शुरुआत कर रहे हैं।
हम पुनः सुषमा ओझा मैडम का स्वागत कर रहे हैं और तो आज के क्लास के लिए, क्योंकि जो वो ट्रीटाइज 3 पर चर्चा कर रही हैं, उस पर कई मेरिडियंस पर उन्होंने चर्चा किया है। OR मेरिडियन पर उनकी चर्चा होनी है, तो मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं और मैं उनको शेयर कर रहा हूं उनके विषय को। धन्यवाद सर। सबको नमस्कार। और आज हम नया मेरिडियन लेके क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गन डीजनरेशन, हाँ प्रणाम प्रणाम। ऑर्गन डीजनरेशन वेसल और पैरेन्काइमल और एपिथेलियल डीजनरेशन मेरिडियन पढ़ेंगे आज हम लोग। ये मेरिडियन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं OR मेरिडियन, और इसे डीप लिम्फ मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आपने लिम्फ मेरिडियन पढ़ा था, तो लिम्फ मेरिडियन क्या कर रहा था, जो भी शरीर में हमारे हर जगह जो लिम्फ है उसकी सफाई का काम लिम्फ मेरिडियन कर रहा था। लेकिन ये जो ऑर्गन डीजनरेशन मेरिडियन है या OR मेरिडियन है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में OR मेरिडियन हम लोग कहेंगे, इसे डीप लिम्फ मेरिडियन, डीप का क्या मतलब होता है कि एकदम गहरे लेवल तक जाके ये काम करता है। और इसकी लोकेशन कहाँ है, ये हमारी अनामिका उंगली है, उसके रेडियल साइड में जा रहा है। रेडियल साइड, ये साइड को रेडियल साइड बोलते हैं और इस साइड को अल्नर साइड बोलते हैं। ये सारे मेडिकल टर्म्स हैं। तो दिस साइड इट इज रेडियल साइड एंड दिस साइड इट इज अल्नर साइड। तो ये रिंग फिंगर में रेडियल साइड में अगेन इंग यांग बॉर्डर लाइन पे है ये। और इसमें कितने पॉइंट्स हैं जिन्होंने डॉक्टर वॉल ने खोजा, OR मेरिडियन, टिश्यू मेरिडियन। इस मेरिडियन में कुल 11 बिंदु हैं, और ये बिंदु दोनों तरफ यानी दाएं हाथ में भी है और बाएं हाथ में भी है। दैट मीन्स इट इज बाइलेटरल, दोनों तरफ है, बाइलेटरल है। अब इसकी पहले हम जानेंगे विशेषताएं क्या है, मतलब क्यों OR मेरिडियन। भाई लिम्फ मेरिडियन तो था ही हमारे पास, तो OR मेरिडियन क्यों एज ए टिश्यू मेरिडियन डॉक्टर वॉल ने खोजा? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो ऑर्गन डिजेनरेशन होता है वो ऑटोमेटिकली इंस्टेबल हो जाता है शरीर के अंदर, वो हमें जानकारी भी नहीं होती है और ऑटोमेटिकली इंस्टेबल हो जाता है। और इसमें होता क्या है कि जो डिजेनरेशन होता है वो एकदम डीप लेवल में जाके हो जाता है। वहां पे मतलब लिम्फ भी मेरिडियन के पॉइंट्स काम करते हैं, लेकिन कुछ हद तक काम करते हैं। और एलोपैथिक डॉक्टर्स अगर दवाई देते हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी हम लोग मेडिसिन खाते हैं वो पूर्ण रूप से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता है। इसलिए जो हमारा एक्यूप्रेशर है वो एकदम टिश्यू लेवल तक जाके ट्रीटमेंट करता है। तो कहीं भी अगर, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे हर ऑर्गन एक थैली में यानी एक पेरिटोनियम में रखे हुए हैं। जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, किडनी हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये सारे क्या हैं, सबके एक एक झोले बने हुए हैं। मतलब कोई ऑर्गन किसी से टकराता नहीं है। चाहे हम लोग योगा करें, चाहे हम लोग अपसेट डाउन हो जाएं, या हम लोग शीर्षासन करें, कोई ऑर्गन एक दूसरे से रगड़ घिसी नहीं होता, यानी मिलता नहीं। सब अपने अपने झोले में रखे हुए हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज पेरिटोनियम। मतलब आवरण है, सबका आवरण है, सबके अपने अपने, जैसे हम लोग ने कपड़ा पहना हुआ है, ऐसे सारे ऑर्गन ने हमारे कपड़े पहने हुए हैं, और उसको पेरिटोनियम कहा जाता है। तो ये OR मेरिडियन पेरिटोनियम लेवल तक जाके काम करता है। और अगर भविष्य में कहीं कैंसरस चीज भी हो रही है या शुरुआत हो गई है, तो अगर हम इस ऑर्गन OR मेरिडियन का ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इवन अगर कैंसरस स्टेज भी है, मतलब
बहुत विडंबना हमारे यहाँ है कि लोग 4th स्टेज, फाइनल स्टेज में हमारे पास आते हैं, कैंसर स्टेज में। अगर फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के कैंसर स्टेज में लोग एक्यूप्रेशर करवाएं तो शायद लोग बच जाते हैं। और इसीलिए इस मेरेडियन को डिम्फ लिम्फ सिस्टम बोला गया है। और कहीं भी गांठें हो रही, आपको पता है कैंसर होने पे गांठों, यूट्रस में गांठ होने लगता है, फेब्रॉइड में गांठ होने लगता है, आपके ओवरीज में गांठें होने लगती हैं, इवन लिवर में गांठें होने लगती हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन जो होता है, स्टोन वो गांठ के रूप में हो जाता है। तो ये कैंसर की गांठ है ये। तो इस कैंसर की गांठ को ओआर मेरेडियन बहुत अच्छे से यहाँ काम करता है। और इवन आपको पता होना चाहिए कि OR1B इट इज कॉल्ड एज कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट। तो सिर्फ आपने खाली OR1B ही लगा दिया, अगर आपको लग रहा है कहीं हमारे शरीर में कुछ मैलिग्नेंसी है, कुछ ऐसे चीज हो रहा है जो हो सकता है आगे चल के कैंसरस हो जाए, तो सिर्फ आप कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट OR1B लगाएंगे और आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर टोन नहीं करना है, सिडेट नहीं करना, सिर्फ एक मेथी का दाना ही बांध दीजिए वहां पे। तो धीरे धीरे जो भी ऑर्गन में कैंसरस स्टेज आ रहा है वो धीरे धीरे कम होके खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस OR मेरेडियन की जरूरत पड़ी। अब यहाँ पे कुछ समझाया गया है कि व्हाट इज पेरेन्काइमल डिजनरेशन, मतलब क्या होता है। पेरेन्काइमल डिजनरेशन का क्या मतलब होता है कि हर ऑर्गन का अपना स्ट्रक्चर होता है, हर ऑर्गन का अपना फंक्शन होता है। मतलब ऑर्गन का स्ट्रक्चर यानी उसका रूप रंग और उसका फ्रेमवर्क यानी बनावट होती है। तो जैसे हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स हैं, GIT हैं, जितने भी ऑर्गन, हार्ट, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, वेजाइना, यूरेटर, यूथरा, जितने भी, सबके पूरे हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, सबके अंदर ये सारे ऑर्गन हैं। आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं। तो जो पहला लेयर होता है वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है। हर ऑर्गन में एक लेयर होता है, फर्स्ट लेयर, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव लेयर। अगर यही प्रोटेक्टिव लेयर में डिजनरेशन शुरू हो जाए तो इसे बोला जाता है पेरेन्काइमल डिजनरेशन। हो सकता है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आपके जून में जब, अरे सॉरी, दिसंबर में जब आपका एग्जाम होगा तो हो सकता है प्रश्न पूछा जाए कि व्हाट इज पेरेन्काइमल डिजनरेशन। तो आप लिख सकते हैं कि पेरेन्काइमल डिजनरेशन का मतलब होता है कि जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है वही डिजनरेट होने लगे, तो इट इज पेरेन्काइमल डिजनरेशन। अब कहाँ कहाँ होगा, GIT में होगा, माने हर उसमें, ऑर्गन में, किडनी में, सब में लेयर होता है पेरेन्काइमल लेयर, हर ऑर्गन में। तो अगर इसमें अगर डिजनरेशन होने लगा तो इट इज कॉल्ड एज पेरेन्काइमल डिजनरेशन। अब व्हाट इज एपिथेलियल डिजनरेशन। अब देखिए, पेरेन्काइमल का मतलब होता है कि जो उसका फर्स्ट लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, दैट इज पेरेन्काइमल। अब एपिथेलियल का क्या मतलब होता है कि जैसे कि कुछ हमारे ऑर्गन हॉलो हैं। हॉलो यानी, हॉलो का क्या मतलब होता है, कुछ हमारे ऑर्गन हॉलो हैं। हॉलो का क्या मतलब होता है, हॉलो का यांग मतलब, हाँ, यांग ऑर्गन मैम। नो नो, नॉट यंग ऑर्गन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉलो ऑर्गन्स, मतलब उसका स्ट्रक्चर एकदम बड़ा होता है। जैसे ब्लड वेसल्स हो गए, GIT हो गया, हार्ट हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूट्रस, वजाइना, ये सब जो है ये एक सेल से या मोर लेयर ऑफ सेल से बनता है, जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं। और इसकी प्रोटेक्शन कैसी होती है, बाय सिंगल और मोर लेयर ऑफ सेल्स होता है। अगर इसके डीप लेयर तक जाएंगे हम तो क्या होगा, एपिथेलियल और एंडोथेलियम, ये सारे मेडिकल टर्म्स हैं, लेकिन यहीं पे अगर डीजनरेशन होने लगे तो ये हो गया, मतलब कि ये कहा जाता है कि टिश्यू लेवल पे अगर डीजनरेशन होने लगा तो ये एपिथेलियल डिजनरेशन हो गया। अब कहाँ कहाँ होगा डिजनरेशन, हमारे हड्डियों में, हमारे लंग्स में, हॉकिंस डिसीज, मल्टीपल मेटोसिस यानी जगह जगह शरीर के अंदर गांठें बनने लगी, ट्यूबरकुलोसिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस। आपको पता होना चाहिए कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस
ऑस्टियो अर्थराइटिस से ज्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है, कोई बता पाएगा? वाई रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज मोर डेंजरस देन ऑस्टियोआर्थराइटिस? कोई बता पाएगा? ये जेनेटिक होता है और ये इसका मैम पता तो है, बता नहीं पा रही हूँ। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में अनक्यूरेबल है मैम। हड्डियां चेंज होने लगती हैं। ओके मैम। हड्डियां जो होती है ना, जैसे हमारे पैर के पंजे हैं, पैर का अंगूठा है, वो यस एकदम मैम। टेढ़ा होने लगता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में नहीं होता है, होता भी होगा तो बहुत कम होता होगा, लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस में एकदम हड्डियां टेढ़ी होने लगती हैं, हाथ की, पैरों की। और कुछ हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें भी डिजनरेशन होने लगता है, यानी जगह जगह गांठें बनने लगती है। और जो आप ब्लड चैप्टर जब पढ़ेंगे तो इरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट कम बनने लगते हैं। इरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट कम बनने लगते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा बोन मैरो क्या करता है, बोन मैरो ब्लड को बनाता है, लेकिन अगर हमारे इथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट कम बनने लगे तो बोन मैरो में डिजनरेशन होने लगता है। इम्पल्स जो हमारे शरीर में आ रहा है, जा रहा है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है या रुक जाता है। इसके कारण हमारे जो नर्व्स हैं उसमें डिजनरेशन होने लगता है। किडनी में जो ग्लोमरस है उसमें डिजनरेशन होने लगता है। उसके कारण क्या होता है, जो हमारा मूत्र बनने की जो प्रक्रिया है वो भी कम होने, यानी फिल्ट्रेशन रेट जो है हमारा डिक्रीज हो जाता है। किडनी का क्या काम है, ब्लड को छानना और यूरिन के माध्यम से उसको शरीर से बाहर निकालना। लेकिन अगर किडनी में ग्लोमेरुलस क्या है, एक छन्नी की तरह बना हुआ है। जैसे हम लोग चाय छानते हैं तो क्या होता है, छन्नी होती है, चाय छन्नी से छाने, चाय नीचे गिर गया, सारी चाय पत्ती उसमें रह गई। उसी तरह जो हमारा किडनी में ग्लोमेरुलस है वो क्या करता है, गंदगी को साफ करता है, यानी छानता है। लेकिन अगर इसी में जनरेशन हो गया तो फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो जा रहा है। जो हमारे नेफ्रॉन्स हैं उसमें भी डिजनरेशन होने लगता है, तो हमारा जो नेफ्रॉन का जो शोषण करने की क्षमता है वो घट जाती है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, जो हड्डियां होती हैं, कार्टिलेज होता है, उसमें डिजनरेशन शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो रिपेयरिंग जो कैपेसिटी होती है वो घट जाती है। आपको पता होना चाहिए जो हमारा स्किन है ये सांस लेता है, जैसे हम सांस लेते हैं नाक से, वैसे हमारा स्किन भी सांस लेता है। और बताया जाता है स्किन अगर दिन पे दिन अंदर अंदर रिपेयरिंग स्किन की होती रहती। कभी कभी आप देखते होंगे कि आपका स्किन कभी कभी बहुत चमकता हुआ आपको दिखेगा, हाथ का, पैर का, और कभी कभी क्या लगता है, बहुत डल लगने लगता है। तो ये सारा क्या काम कर रहा है, रीजनरेशन का काम कर रहा है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होती है, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उसकी गति कम हो जाती है। और कहाँ कहाँ ये चीज दिखेगा, सर्वाइकल में दिखेगा, हमारा जो जॉइंट का जो थंब है, बेसल यानी ये वाला जॉइंट, सबसे नीचे वाला जॉइंट थंब का, हिप जॉइंट में ज्यादा दिखता है। हिप जॉइंट जो होता है, क्योंकि हम बताए थे आपको कि हम महिलाओं में जो फीमर बोन होता है वो सबसे बड़ा बोन होता है, और मोस्टली लेडीज को हिप जॉइंट में भी प्रॉब्लम ज्यादा होने लगती है। और तो किसका किसका डिजेशन होने लगेगा, किडनी का, लीवर का, हार्ट का। लिपिडियल यानी लिपिड बोलते हैं ना, लिपिड प्रोफाइल कराइए जब हम ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो लिपिड प्रोफाइल। तो ये सारा काम कौन देखता है, गॉल ब्लैडर, हार्ट, किडनी, ब्रेन, थायराइड ग्लैंड देख रहा है। और किडनी और लिवर, हार्ट में हाइड्रोपोपिक मतलब कि धीरे धीरे जो काम करने की क्षमता है किडनी की, हार्ट की, लिवर की, धीरे धीरे कम होती जाती है। और इवन आपका जो म्यूकस सिक्रेशन है, म्यूकस क्या काम करता है, वो एक तरह से लुब्रिकेशन का काम करता है हमारे शरीर के अंदर, वो भी धीरे धीरे घट जाता है। तो कहाँ पे वो दिखता है, स्किन में दिखता है और थायराइड ग्लैंड्स में दिख रहा है। हमारे जितनी धमनियां हैं उसमें प्रदाह हो जाएगा, और रूमेटिक फीवर हो जाएगा, ब्लड सप्लाई रिडक्शन हो जाएगा,
पुरुषों में प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट हो जाएगा, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यानी यूरिनरी ब्लैडर क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और धीरे धीरे डिजेनरेशन दिखेगा। किस रूप में, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में। इसलिए ज्यादा करके बुजुर्गों में कॉन्स्टिपेशन ज्यादा दिख रहा है। मैलिग्नेंसी इन रेक्टम, मैलिग्नेंसी ऑफ माउथ, टंग, जॉ, थ्रोट और मैलिग्नेंसी ऑफ ब्रेस्ट। तो ये सारी चीजों में फर्क आएगा अगर हम ओआर मेरिडियन लेकर ट्रीटमेंट करेंगे। ओआर मेरिडियन क्या है, डिम्फ लिम्फ मेरिडियन, यानी एकदम ही अंदरूनी रूप में जाके काम करेगा। तो ये सारा चीज था आपको बताने के लिए कि ओआर मेरिडियन कहाँ कहाँ काम करेगा। अब हम लोग चलेंगे प्रोटोकॉल पे। तो पहला कौन सा नंबर है, OR1। तो OR1 कहाँ पे है, इंग यांग बॉर्डर लाइन पे और एकदम नाखून के जड़ में, रेडियल साइड में है OR1। दिख रहा है आप लोग को, OR1 ये है OR1। अब OR1 क्या है, it is the measurement point for parenchymal degenerative changes of all organs in the abdomen and pelvic, यानी पेट और पेड़ू में जितने भी हमारे ऑर्गन हैं उसका ये एमपी पॉइंट है। इवन OR1 और OR1 भी लेंगे हम लोग तो ये क्या करेगा, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगा। यानी किसको बहुत ही जबरदस्त कॉन्स्टिपेशन है, सिर्फ 2 पॉइंट बाइलेटरल, यानी दोनों तरफ है, OR1 और OR1B। और अगर पेट और पेड़ू में ऑर्गन में कैंसर का भी ये बहुत ही अच्छा उपचार बिंदु, यानी अगर एब्डोमिनल कैंसर भी हो जाए तो आपको OR1 और OR1B पे ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्योंकि एलोपैथ डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो तो शुरू कर देते हैं क्या, कीमोथेरेपी और क्या क्या थेरेपी करवाते हैं। तो वो तो करवाइए अगर भगवान न करे किसी को हो जाए, लेकिन साथ में ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी फॉलो करिए। तो OR1 क्या है, एमपी पॉइंट है कहाँ का, पूरे पेट और पेड़ू का, ये अंदर जो ऑर्गन है उसका ये मेजरमेंट पॉइंट है। और ये कॉन्स्टिपेशन का भी बहुत अच्छा पॉइंट है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। और अगर एब्डोमिनल कैंसर हो गया तो उसका भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, OR1। तो OR1 हमने आपको दिखाया, ये है आपका OR1। दिखा सबको, दिख रहा है, रेडियल साइड में है, मैडम दिख गया। मैम टोन सीडेट, हाँ टोन होगा या सीडेट? सीडेट होगा, टोन नहीं होगा। मैम जैसे कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है लेकिन हफ्ते में 1 बार 2 बार इसको लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। अब ओके। OR11, अब OR11 ध्यान देखिए कहाँ पे, बिल्कुल जस्ट इसके नीचे है OR11। ये OR दिख रहा है सबको, बिल्कुल जस्ट नीचे OR1 के OR11 है। ये एकदम बोन्स पे है एकदम, ये OR11। अब OR11 क्या है, ये आपके सेल में लसिका तंत्र में डीजेनरेशन का महत्वपूर्ण बिंदु है। लसिका तंत्र यानी लिम्फेटिक सिस्टम का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। सेल लेवल तक अगर डिजेनरेशन हो रहा है तो OR11, तो OR दिख रहा है सबको, OR1 एंड OR11 ये दोनों हाथों में है, लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है। तो ये लिम्फेटिक सेलुलर डिजेनरेशन का महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब OR1A किसका पॉइंट है, ये फॉल्टी स्पाइनल इनर्वेशन। इसका मतलब क्या, फॉल्टी स्पाइनल इनर्वेशन का क्या मतलब हो गया,
कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉल्टी मेरा स्पाइनल बात इनर्वेशन? हेलो हेलो आपको पता है कि ब्रेन और स्पाइन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ब्रेन जो मैसेज स्पाइन को देता है तो स्पाइन मैसेज करता है हाथ ऊपर करिए, ये सामान उठाइए इधर रखिए, ये सामान उठाइए इधर रखिए। तो अगर ये मैसेज में अगर गड़बड़ी आ रही है, मतलब ब्रेन ठीक से मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के जरिए हमारे बॉडी को नहीं दे पा रहा है, तो हम ये OR1A को लेंगे। इस पे क्या होगा, ऑटोनॉमिक स्टीयरिंग ठीक करेगा। ऑटोनॉमिक स्टीयरिंग अगर किसी ने कार चलाई हो ऑटोमेटिक, तो वो ऑटोमेटिकली अगर आप सिर्फ ब्रेक पे नहीं, आप उस पे रखेंगे पैर तो अपने आप कार आपकी चलती जाएगी। इसी तरह OR1 आप लगा लेंगे तो OR1A कहाँ पे है, बिल्कुल आपके जो वात जॉइंट है, बिल्कुल वात जॉइंट के नीचे यहाँ पे है OR1A। दिख रहा है, दिख रहा है OR1A। So it is a organ point for degeneration of the faulty spinal innervation। मतलब ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के जरिए हमारे हाथों पैरों में इनर्वेशन नहीं आ रहा है, तो हम OR1A को लेंगे। और OR1B क्या, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। OR1B ये हमारा CMP है, यानी कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है पूरे ऑर्गन का। अंदर में जितने भी ऑर्गन रखे हुए हैं, पूरे ऑर्गन का ये कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। बस खाली एंडोक्राइन ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड का ये काम नहीं करेगा OR1B। एंटायर ऑर्गन का सिस्टम का यहाँ पे OR1B का काम है, सिर्फ ये एंडोक्राइन ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड पे ये काम नहीं करेगा। तो OR1B कहाँ पे है, ये आपका पित्त जॉइंट है, पित्त जॉइंट के जस्ट ऊपर है आपका OR1B। दिख रहा है OR1B बस पित्त जॉइंट के जस्ट ऊपर है, इंग यांग बॉर्डर लाइन पे। तो इट इज अ CMP हाँ पॉइंट फॉर द नहीं वो आप ऑर्गन ऑफ द हमारा क्लास चल रहा है ना। ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, OR1B इट इज द CMP, एज ए क्वेश्चन भी आ सकता है। OR1B इट इज अ ऑर्गन डिजेनरेशन ऑफ एंटायर ऑर्गन सिस्टम एक्सक्लूडिंग, देखिए इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं आ रहा है और मेमरी ग्लैंड्स भी नहीं आ रहा है, लेकिन पूरे जितने हमारे अंदर के ऑर्गन हैं उसका ये कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है OR1B। ठीक है, अब OR1C, तो OR1C कहाँ पे है, फिर पित्त जॉइंट के नीचे उतरेंगे, आपका पित्त जॉइंट से नीचे उतरेंगे तो दैट इज OR1C। अब OR1C कहाँ काम कर रहा है, इसमें 11 पॉइंट्स है पूरा ऑर्गन डिजेनरेशन में। तो ये क्या काम करेगा कि जहां पे डिजेनरेटिव चेंजेस, यानी कुछ स्ट्रक्चरली हमारे ऑर्गन बिगड़े हुए हैं, उसके पेरिटोनियम यानी जो उसका थैला है उसका स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये OR1C काम करेगा। इवन अल्सर, आपने सुना होगा कि किसी को बहुत सालों तक कोलाइटिस रहता है या बहुत गैस बनता है या बहुत पित्त ज्यादा होता है शरीर में, तो अल्सर हो जाता है जिसको कोलाइटिस भी बोला जाता है। तो वहां का ये उपचार है OR1C। यानी हमारे एब्डोमेन में कोई भी ऑर्गन, एब्डोमेन में कौन कौन से ऑर्गन है आपके, एब्डोमेन कौन से ऑर्गन है हमारे अंदर, पता नहीं है, किसी को नहीं मालूम क्या ऑर्गन में कौन कौन से हैं हमारे एब्डोमेन में मैम ऑर्गन?
स्टमक है, लीवर है, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन है। हाँ, वेरी गुड। तो सिर्फ खाली एक जन को मालूम है, बाकी सबको नहीं मैम, पता है। मालूम है? तो Yes, जितने ma'am. हमारे उदर उदर यानी एब्डोमेन में कोई भी ऑर्गन हो, उसका स्थान कब हटता है? ज्यादा आपने सुना होगा हार्निया में होता है ना, इंटेस्टाइन अपनी जगह से हट जाता है, या जो उसका आवरण होता है, ऑर्गन का आवरण होता है, वो हट जाता है। अब जनन यानी डीजनरेशन होने लग रहा है, तब इस बिंदु पे OR1C पे उपचार देंगे तो उसका जो स्थान है हट गया है, या उसका डिजेनरेशन हो रहा है, उसके लेयर का, पेरिटोनियम जिसको कहते हैं, उसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है OR1C। तो अगर आपको हार्निया से भी रिलेटेड अगर ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि हार्निया ज्यादा करके एब्डोमेन में ही होता है, तो अगर आपको अपना एब्डोमेन का अल्सर ठीक करना है या कैंसर तक ठीक करना है, तो OR1C, ठीक है। एंड अब OR1D, अब 1D कहाँ है? OR1D कहाँ पे गया? ये आपका लंबी सी हड्डी एक दिख रही है, पूरा आपका जो कफ जॉइंट है, कफ जॉइंट से और नीचे आएंगे, दिस इज OR1D। नहीं, कफ जॉइंट से ऊपर आएंगे, जहां पे पहले AD2 था ना, पिछली बार AD2 था, उसी लाइन में हम आएंगे, लेकिन हम लोग रिंग फिंगर में देखेंगे, तो डेट इज OR1D। अब OR1D क्या काम करेगा? कहाँ काम कर रहा है? डीजेनरेटिव चेंजेस इन द होल ऑफ द प्लूरा। प्लूरा कहाँ है आपका? प्लूरा कहाँ पे है? लंग्स कोई में बता? मैम। हाँ, लंग्स जो है उसका आवरण है प्लूरा, झिल्ली है ये, प्लूरल फ्लूइड उसमें भरा होता है, और उसके अंदर हमारा लंग्स रखा हुआ है। मतलब थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं कि झिल्ली के अंदर हमारा लंग्स रखा हुआ है, तो उस झिल्ली को प्लूरा बोलते हैं। तो अगर हमको अपने फेफड़े की झिल्ली को ठीक करना है, फेफड़े में TB हो जा रहा है, इन्फेक्शन हो जा रहा है, कैंसर हो जा रहा है, तो आपको OR1D लेना है और उस पॉइंट को सिडेट करना है, टोन नहीं करना है। अगर आप टोन सिडेट में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप एक मेथी का दाना बांध दीजिए, पॉइंट वही काम करेगा। ये नहीं कि आपने ये मेथी नहीं लगाया तो शायद पॉइंट अच्छा रिजल्ट, नहीं, मेथी भी लगाएंगे तो पॉइंट रिजल्ट वही दे रहा है। तो OR1D क्या है? ये जितने डिजेनरेटिव चेंजेस है हमारे होल ऑफ द प्लूरा, यानी लंग्स का जो आवरण है, उसका ये महत्वपूर्ण बिंदु है OR1D। तो OR1D कहाँ पे दिया गया है? जो हमारा जॉइंट है, सबसे कफ जॉइंट जो है उससे जस्ट ऊपर, OR1D, ठीक है। ये प्लूरा का पॉइंट है। फेफड़े में TB हुआ हो, इन्फेक्शन हुआ हो, कैंसर हुआ हो, तो इस बिंदु पर उपचार देंगे। अब OR2 कहाँ पे है? ये है, ये ये क्या है? OR2 है। अब OR2 कहाँ काम कर रहा है? जितने भी ऑर्गन्स हमारे चेस्ट में है या नेक में है, उसका ये डीजेनरेटिव, कहीं भी अगर डीजेनरेशन हो रहा है चेस्ट में और नेक में, उसका ये माप बिंदु है OR2। डीजेनरेशन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द चेस्ट एंड नेक, यानी ये छाती, गले और गर्दन के ऑर्गन्स में हुए अब जनन यानी डीजेनरेशन अगर हो रहा है, उसका ये माप बिंदु है।
ठीक है ना। अब OR3, अब देखिए OR3 कहाँ जा रहा है। ये अगर आप रिंग फिंगर देखेंगे तो ये सीधे सीधे आप आइए, जहां बीच बीच में गड्ढा बना हुआ है, बीच बीच में जहां गड्ढा, जैसे कि अब आप चित्र में देखेंगे OR3 अगर देख रहे हैं तो एक लंबी सी जो एक हड्डी बनी हुई है, तो ऐसे आप जाते चलेंगे तो आपकी वहीं पे रुक जाएगा हाथ, आपका उंगली आपके वहां पे रुक जाएगी। अगर खोजना है आपको पॉइंट तो इस तरह आप खोजेंगे। रिंग फिंगर में रेडियल साइड आप चल रहे हैं और ऐसे से चलते हुए चलेंगे तो एक जगह आपकी उंगली, सब लोग अपने अपनी उंगली पे देखिए, तो आपकी उंगली वहीं पे रुक जाएगी, तो वो आपका OR3 हो गया। अब OR3 क्या कर रहा है, ये आपका डिजनरेशन कहाँ काम करेगा, ऑर्गन्स ऑफ द हेड, यानी सिर में जितने हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं, सिर में हमारे ट्यूमर्स हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है, ब्लड क्लॉट हो रहा है, सूजन हो रहा है, तो OR3 वहां पे हम लगाएंगे, वहां पे यानी यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। OR3 आपके दोनों हाथों में है, बाइलेटरल OR3 पे लगाएंगे, सीडेट करेंगे। तो अगर अब ये सिर का ट्यूमर, कैंसर या ब्लड क्लॉट कैसे दिखेगा, या तो आप CT स्कैन करवाइए या तो MRI करवाइए। तो वहां पे ये नहीं कि अब आपका सिर दर्द कर रहा है तो मैडम ने बोला है कि OR3 लगा लेना, तुरंत आपने OR3 लगा लिया कि मैडम ने बोला है कि सिर की जितनी भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करेगा, नहीं। ये बिल्कुल एटम बम है, ये सारे पॉइंट जो हैं, मतलब अगर कहीं जरूरत नहीं है और वहां भी आपने इस पॉइंट को लगा लिया तो एडवर्स इफेक्ट नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो तबाही करेगा ही करेगा। तो बिना सोचे समझे ये पॉइंट नहीं लगाना है, ठीक है। तो OR3 कहाँ पे है, आप ऐसे चलते जाइए तो एक जगह आपका उंगली रुक जा रही है, तो वो आपका OR3 है। तो OR3 जितने हमारे सिर में ऑर्गन हैं, यानी ट्यूमर है या तो फिर कैंसर है या ब्लड क्लॉट है, सूजन है, ये सब कहाँ पे दिखेगा, जब हम CT स्कैन करवाएंगे, MRI करवाएंगे, तब हमें समझ में आएगा। ना OR4 का है, आपको और नीचे आना पड़ेगा, ये आपके क्या है, ये साइड है, तो यहीं पे आगे जाते जाते जाएंगे तो ये आपका OR4 है। अब OR4 क्या काम कर रहा है, जितनी भी डिजनरेशन है हमारे कहाँ, एब्डोमेन में, पेल्विस में, वहां पे ये OR4 काम करेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसके फिंगर्स की उंगलियां कटी हुई है, लिखा है इस बिंदु का प्रयोग उनके लिए करें जिनकी उंगलियां कटी हुई हैं, यानी जिनमें उंगली नहीं है, वहां पे हम OR4 का यूज करेंगे, वहां OR4 एब्डोमेन के लिए और पेल्विस के लिए, डिजनरेशन के लिए, ठीक है ना। OR5 कहाँ दिख रहा है, बिल्कुल उसी लाइन में है, OR3 फिर OR4 और फिर OR5, आपके OR5 है। अब OR5 क्या कर रहा है, फिर ये लिखा हुआ है कि इट इज अ पॉइंट फॉर द डिजनरेशन ऑफ चेस्ट नेक का ये बिंदु है। तो ये किसको दिया जाएगा, जिसकी उंगलियां कटी हो, यानी जो पहले OR2 दिया जा रहा था ना, तो अगर जिसकी उंगलियां नहीं है, कभी कभी कोई एक्सीडेंट में या किसी चीज में उंगली कट जाती है, तो वहां पे हम OR5 देंगे उसको, और OR4 किसको देंगे, OR4 जिसकी उंगलियां कटी हुई हैं। तो एब्डोमेन और पेल्विस वाला जो पॉइंट था वहां पे OR4 देंगे, जिसकी उंगलियां नहीं है, ठीक है। नाउ OR6 कहाँ पे था, बिल्कुल उसी लाइन में OR6 है। हाँ बोलिए। मैम ये सब पॉइंट जो ये है OR4, 5, 6 मेगा मेरिडियन पर आएगा। नहीं, मेगा मेरिडियन तो इधर है आपका, ये है मेगा मेरिडियन, मेगा मेरिडियन ये है आपका। ऊपर मेगा का जो, मेरिडियन हड्डी यहाँ पे भी है ना आपके, मेगा मेरिडियन के ऊपर भी हड्डियां हैं, जी जी, मेगा मेरिडियन के ऊपर भी हड्डियां हैं, मेगा मेरिडियन तक मत जाइए आप जो है, ठीक है। एकदम मेरिडियन से ऊपर है। हाँ मेगा मेरिडियन से ऊपर है।
अब OR6 भी देखिए, OR4, OR5 और OR6 ऐसे पॉइंट हैं जिनको उंगलियां कटी हुई हैं। मतलब कभी कभी होता है ना, एक्सीडेंट में उंगली कट जाती है, तो उनके लिए ये OR4, OR5 और OR6 है। और जिनकी उंगलियां हैं तो उनके लिए OR1, OR1B, OR11, ये OR1C, OR1D, OR2, OR3, ये सारे पॉइंट जो हैं जिनकी उंगलियां हैं हाथों में, और जिनकी उंगलियां कटी हुई है उनके लिए OR4, OR5 और OR6, जिनकी उंगलियां नहीं हैं। और यहाँ पे ये भी कहा गया है जो ऑर्गन डीजनरेशन में, मतलब जिसके ऑर्गन डीजनरेट हो रहे हों, उनको विटामिन ए, पत्तेदार सब्जियां, गाजर और फल भी खाना है भरपूर मात्रा में। मतलब डॉक्टर लिखते हैं, और आजकल तो डाइटिशियन अलग से हो गए हैं। अगर आप डाइटिशियन के पास जाते हैं तो वो पूरा एक चार्ट बना के देते हैं कि सुबह 6 बजे से रात में 11 बजे तक आप क्या क्या खाएंगे। अगर कोई गया हो डाइटिशियन के पास तो वो सब जानते होंगे कि डाइटिशियन एक पूरा चार्ट बना के देती है, सुबह 6 बजे से रात में 11 बजे तक क्या क्या आप खाएंगे। कोई गया है डाइटिशियन के पास? कोई नहीं गया है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम गए तो नहीं लेकिन पता है। हाँ, पता है ना, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसमें अगर कुछ आपको पूछना हो OR मेरिडियन में तो आप यस पूछ मैम, सकते हैं। मुझे पूछना है। हाँ अभी जैसे आपने लास्ट पॉइंट बताया ना, OR6, हाँ ये हाँ मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए है। हाँ और हाँ इससे पहले जो हमने पढ़ा था ND मेरिडियन में, ND3, ND4, हाँ ND3A, ये सभी ब्रेन के लिए है। तो जब हम हाँ ब्रेन ट्रीटमेंट में ND मेरिडियन पॉइंट के साथ साथ इसको भी दे सकते हैं, OR6 को। बिल्कुल 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 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ओके मैम, तो सबको मतलब ये टोन सीडेट किस तरह से करेंगे? सबको एक सीडेट करेंगे। ND मेरिडियन का भी मैम? एंटी मेरिडियन को आपको देखना पड़ेगा। तो OR मेरिडियन का प्रयोग देखिए, जब पेरेंचाइमल में लिखा हुआ है कि पेरेंचाइमल जब हो और आपको डिजनरेशन मालूम हो, एपिथेलियल, ये थोड़ा सीरियस मामलों के लिए है। तो नॉर्मली एंडी मेरिडियन का ये है कि फंक्शनल, एंडी मेरिडियन ब्रेन के फंक्शनल के लिए होती है। और ये जो होती है वर्चुअल डिजनरेशन एट द लेवल ऑफ, मतलब आगे बहुत डीप लेवल पर जब बीमारी चली गई हो उसके लिए है। तो OR मेरिडियन का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है जब तक कि विशेष दशाएं न हो। ठीक है, हाँ, ये स्पेशल मेरिडियन है, लिम्फ नहीं, डीप लिम्फ है, पेरेंचाइमल है। पेरेंचाइमल माने बार बार बता रहे हैं, पेरेंचाइमल का मतलब कि ये लीडिंग टुवर्ड्स कैंसर हो, जहां हम लोग अपने अगर आयुर्वेदिक में हम लोग जहाँ कंसेप्ट लेते हैं कि हम लोग 10 पॉइंट्स का यूज करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रयोग करने लगते हैं, जहां हम 1 2 4 5 7 सेडेट करने लगते हैं, वहां पर इसको यूज करना है। जहाँ पे लगे कि ये ऐसा ग्रोथ हो रही है, ऐसी चीज हो रही है जो वर्चुअली कैंसरस डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ करना है। बहुत नॉर्मली यूज मत करिए। तो सर ऐसा समझ सकते हैं कि ND के साथ तो OR को नहीं लेंगे, लेकिन जब OR की मेरिडियन से OR6 की जरूरत होगी वहां हम ND को ले सकते हैं। वहाँ तो भाई ये तो बिल्कुल बचाव पॉइंट है, वहां पर उसको भी टोन करना है, इनको भी करना है। ठीक है, मतलब टोनिंग मीन्स नॉट मीन टोन, टोनिंग मीन्स कि दोनों को एक साथ ट्रीट करना है। ट्रीटिंग। ठीक है सर, थैंक यू सर। और कुछ पूछना है किसी को? OR मेरिडियन जो है ना, जब ऑर्गन अपना शेप स्ट्रक्चर बिगाड़ने लगे तब हम OR मेरिडियन को लेंगे। ऐसे नहीं कि बस पेट दर्द कर रहा है तो OR मेरिडियन लगा लिए, सिर दर्द कर रहा है तो OR मेरिडियन लगा लिया, ऐसे नहीं है। वो आप सारे जब स्कैनिंग कराएंगे ना, तब जाके जब आपको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम है तो वहां पे OR मेरिडियन काम करेगा। ठीक है, डिजेनरेशन ऑफ द ऑर्गन, डिजेनरेशन ऑफ द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम यानी उसके आवरण, जितने ऑर्गन है सबके आवरण है।
अगर उसमें अगर प्रॉब्लम होगा तब हम ओआर मेरिडियन, क्योंकि इसका नाम ही डिम्फ लिम्फ मेरिडियन। अगर आपको लिम्फ मेरिडियन का पॉइंट्स अगर आप लेते हैं तो वहां आपने एनडी मेरिडियन भी ले सकते हैं, लिम्फ मेरिडियन भी ले सकते हैं, दोनों पॉइंट आप ले सकते हैं। लेकिन ओआर मेरिडियन कब लेंगे? जब डीजनरेशन शुरू हो रहा है ऑर्गन्स में, वो आपको दिख रहा है, जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं, सिटी स्कैन कराने जा रहे हैं, वहां पे आपको डीजनरेशन दिख रहा है, तब आप ओआर मेरिडियन को टच करेंगे वहां पे। और कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोग को? OR4, OR5 और OR6 ये 3 जो पॉइंट्स हैं जिनकी उंगलियां नहीं है, वहां पे हम ये पॉइंट देंगे OR4, OR5 और OR6। और बाकी जो जितने पॉइंट जो पहले बताए गए थे वो उंगलियों पे है और इन यांग बॉर्डर लाइन पे है और आपका रेडियल साइड में है, यानी यहाँ पे है, इस जगह पे। ये आपका रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर में रेडियल साइड में है आपका ओआर मेरिडियन। ठीक है मैम हाँ बोलिए। मैम, तो ये यूआर मेरिडियन का जो उपयोग होगा वो सिर्फ गांठ के लिए ही होगा? हाँ जैसे कहीं भी गांठ होगा उसके लिए? हाँ हाँ, गांठ हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन किसी को है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो दिया है ना 2 पॉइंट, OR1 जी और OR1B। 1B है ना, क्रॉनिक जी, कॉन्स्टिपेशन, मतलब बहुत जी। सालों से कॉन्स्टिपेशन है, इसबगोल भी खा रहा है, फाइबर भी खा रहा है, दवाइयां भी ले रहा है, इवन एब्डोमिनल कैंसर हो गया है, उस पे भी ये OR1 और OR1B बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और OR1B इज द कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट। तो अगर आपको अपने ऑर्गन चेक करना, एब्डोमिनल कैंसर क्या होता है मैम? पेट का कैंसर, स्टमक कैंसर हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कैंसर हो जाता है, मतलब कोई भी इंटेस्टाइन में कैंसर होगा, स्टमक का कैंसर होगा तो इनको एब्डोमिनल बोला जाता है, एब्डोमिनल कैंसर हो जाता है। तो आप कैसे चेक करेंगे कि हमारे एब्डोमेन में प्रॉब्लम नहीं? कुछ नहीं करना है आपको, ये है ना पॉइंट OR1B, वहीं पे आप अपने को थोड़ा प्रेशर दीजिए। अगर वहां पे दर्द नहीं कर रहा है या थोड़ा बहुत दर्द कर रहा है तब आपका एब्डोमेन सही सलामत है। अगर वहां पे दर्द है बहुत ज्यादा तो आप बोलते यहीं पे दर्द होगा और यही दवा, यानी इसी पे आप OR1B पे ही एक BM2 लगा दीजिए दोनों हाथों में और दवाई गोली खाते रहिए। हमारे अग्रवाल सर दवा के लिए मना नहीं करते, कहते नहीं एलोपैथ डॉक्टर्स को दिखाइए, दवाई खाइए, लेकिन प्लस पॉइंट्स भी आप लगाइए तो जल्दी इफेक्ट आएगा। मतलब अब सर तो जानते ही, मेरा बेटे को पेनक्रेटाइटिस हो गया था और वो लगातार 4 महीने तक वो हॉस्पिटलाइज हो रहा था, फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 महीना वो हॉस्पिटलाइज हुआ। जब इलाहाबाद जाके अग्रवाल सर को दिखाए तो आज के डेट में पूर्ण रूप से वो स्वस्थ है। दवा तो चल रही है लेकिन पॉइंट्स भी लग रहे हैं। तो पॉइंट्स का तो अलग ही जादू है, मतलब पॉइंट्स आप लगाते रहिए और दवा भी खाते रहिए तो आप स्वस्थ रहेंगे। क्यों सर? जी। और कुछ बिल्कुल पूछना है? मैम डिजेनरेशन का असल को अगर समझाना हो तो क्या समझेंगे, क्या है डिजेनरेशन? किसी भी चीज का डिजेनरेशन organ हो। यानी जैसे कि हम कोई नया कपड़ा लेते हैं, उसको Yes, ma'am. पहनते हैं, पहनते पहनते वो कपड़ा फटने लगता है तो क्या करते हैं उसको हम लोग? सिलाई करते हैं उसकी, यस मैम। और जब सिलाई डिजे- करते मैम करते थक जाते हैं, हाँ? डिजेनरेशन रिपेयर कर लेते हैं उसको। इसी किताब हाँ? में ही डिजेनरेशन का बहुत बढ़िया सा डॉक्टर वॉल ने लिखा हुआ था और उसी को खेमका सर ने लिखा हुआ है। पहले के चैप्टर में ये है कि जो कभी जब भी कोई भी सेल है उसकी फंक्शनैलिटी प्रभावित होने लगे, सेल ही तो है हमारा मेन, उसके सेल के चारों तरफ गुंडे बदमाश मवाली आ जाए तो क्या करेगा? सेल काम नहीं कर पाएगा। तो सब सेल काम नहीं कर पाएगा तो डिजेनरेट होना शुरू करेगा। काम ही तो नहीं, काम ही तो करना, उसको ऊर्जा बनाना है, आपको खाना बनाना है। मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, घर का खाना बनाना है, आपके घर के चारों तरफ 50 गुंडे आ जाए और शोर करने लगे, क्या खाना बना पाएंगे? पढ़ पाएंगे?
न लिख पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, तो यही डिजनरेशन अपना आप का काम प्रभावित होने लगा, तो ये डिजनरेशन है। फिर बाद में वही गुंडे घर में घुस आएंगे, तो आपका फंक्शन और प्रभावित करेंगे, तो आपकी श्रिंक करने लगेंगे, सूखने लगे, क्योंकि खाना, हर आदमी जो है भूखा हो जाएगा, खाना बन ही नहीं रहा, तो भूखे हैं तो लेटे हुए हैं, कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये श्रिंक करने लगेगी। तो इसको एट्रोपिकल बोलते हैं। फिर एट्रोपी से डिस्ट्रॉफी हो गई, डिस्ट्रॉफी से सेल डेथ होने लगेगी, अननेचुरल डेथ। फिर उसके बाद उसको सीमेंटिंग कर दी जाएगी, और जैसे संगमरमर में दफन करते हैं वैसे कैल्शियम आकर के वहां पर दफन कर देंगे, वही शरीर जो है उस सेल का शरीर नष्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है उसको, ये आप पढ़िए, उसमें इसी किताब में लिखा हुआ, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। और इसके बाद आप परीक्षण जब पढ़ेंगे तो परीक्षण में भी ये सब लिखा हुआ है कि व्हाट इज डिजनरेशन। तो यहाँ शुरू होता है इन्फ्लेमेशन से, पहले इन्फ्लेमेशन कंडीशन आती है, उससे उबर पाए तो ठीक है, नहीं उबर पाए तो डिजनरेशन। सारे तरफ घेर लिए हैं, वाटर, लिपिड, प्रोटीन, फैट, सब दुश्मन है अगर आवश्यकता से अधिक हो जाए। आपका पड़ोसी भी मान लीजिए बहुत सीधा हो, लेकिन संगीत तेजी से बजाना शुरू करे तो क्या होगा? आपका पढ़ने में मन लगेगा? नहीं लग पाएगा। तो आपका मन प्रभावित हो रहा है, ये डिजनरेशन है। ठीक है, तो मैडम ने बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गन चैप्टर को बताया। ये जो ऑर्गन डिजनरेशन वाला मेरिडियन है, बहुत इंपॉर्टेंट मेरिडियन है, और ये पेरेंचाइमल है। इसका मतलब कि हम लोग पहले नॉर्मली यूज करते हैं लिम्फ मेरिडियन को। लिम्फ मेरिडियन की बात की ये स्टेज है कि जब लिम्फ मेरिडियन डीप लेवल पर पहुंच जाती है तो और तब हम लोग का ओआर मेरिडियन को हम लोग करते हैं। तो बहुत से मामलों में ये होता है, और ये देखा आपने कि क्रॉनिक चीजों के लिए ये बहुत बड़ी मेरिडियन है पेरेंचाइमल, और इसको एपिथेलियल डिजनरेशन में हम लोग उसमें यूज करें, इसको प्रचारित भी करें, प्रसारित भी करें, लोगों के बीच में आपस में करें, क्योंकि डॉक्टर वॉल के जो पॉइंट्स हैं वो कम प्रयोग किए जाते हैं। तो ध्यान रखिए, हम लोग अन्य यूज करते हैं, डॉक्टर वॉल के प्रयोगों को नहीं लाते हैं। हम लोगों को डॉक्टर वॉल के प्रयोगों को लाना चाहिए और यूज करना चाहिए, हम लोग बेटर करेंगे, और उसी रूप में हम लोग सबको शिक्षा देंगे, सबको ट्रीट करेंगे। और इसीलिए हम लोग अपने जो हमारा संस्थान है उसके जो मूल मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ईट वन, ईच वन ईच वन, इसको सार्थक सिद्ध करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज अभी विराम लेते हैं 5 मिनट का। ठीक है, थैंक यू मैम। Thank प्रणाम मैम। प्रणाम प्रणाम। थैंक यू मैम। नमस्ते मैम।